हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है अभी हम लोगों ने बेटा अभी तक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बातें कर ली। अभी तक हम सेक्शन 88 से मूव किए रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसके बाद हम लोग आ गए सेक्शन 89 डिक्लेरेशन था बेनिफिशियल ऑनर का। सेक्शन 90 में रजिस्टर देखा हमने एसबीओ का, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनरशिप का। एसबीओ कौन था? कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल या फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट हो जो किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, डिविडेंड राइट या वोटिंग राइट होल्ड करता है, उसको आपने कहा था एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑन। तो उसके बाद आपने कहा कि भैया उनको कंपनी को बताना होता है बेन 1 में, कंपनी ये बात बताती है रजिस्ट्रार को बेन 2 में, कंपनी अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन करके रखती है बेन 3 में, और कंपनी जो है नोटिस भेजवाती है बेन 4 में उन लोगों को जिसको कंपनी को लगता है कि वो क्या है, एसबीओ हैं, या पिछले 3 साल में एसबीओ रहे थे, या वो खुद एसबीओ नहीं है पर उनको पता है कि कौन एसबीओ है। उन लोगों को रिस्पॉन्स करना था। अगर वो फेल कर जाते हैं रिप्लाई देने में या अनसेटिस्फैक्टरली रिप्लाई करते थे तो उस केस में कंपनी जो है वो 15 दिन के अंदर एनसीएलटी में चली जाती थी। एनसीएलटी 60 दिन के अंदर नेसेसरी ऑर्डर पास करता था, और अगर आप जो भी एग्रीव्ड पार्टी था एनसीएलटी के ऑर्डर से वो नेक्लैट में 1 साल के अंदर जा सकता था। सेक्शन 91 में क्लोजर ऑफ रजिस्टर कर रहे थे, मैक्सिमम इन अ ईयर 45 डेज के लिए रजिस्टर को क्लोज किया जा सकता है, एट ए टाइम मैक्सिमम 30 डेज के लिए रजिस्टर को क्लोज किया जा सकता है। ये करने के बाद आप आ गए सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न, जिसमें 3 बातें आपको याद करनी जरूरी थी। कंटेंट क्या था एनुअल रिटर्न में जाता है, टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड में आपने कहा एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर, वहां से 60 डेज में एनुअल रिटर्न हमें सबमिट करना होता था। अगर एजीएम नहीं हुआ, कैंसल हो गया, एडजर्न हो गया, रीजन कुछ भी रहा हो, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से भैया 60 दिन के अंदर एजीएम आप जो है एनुअल रिटर्न सबमिट कर दीजिए, नहीं तो पेनल्टी के लिए रेडी रहिए। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने कहा कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा है, तो उनको एमजीटी 7 में एनुअल रिटर्न फाइल करना था और सर्टिफाई करवाना था प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। वो सर्टिफिकेट इशू किया था एमजीटी 8 में। स्मॉल कंपनी ओपीसी को एमजीटी 7A में और बाकी कंपनियों को एमजीटी 7 में आपने एनुअल रिटर्न सबमिट करवाया था। सेक्शन 93 डिलीट हो चुका है, जो टॉप 10 शेयर होल्डर का रिटर्न जाता था। सेक्शन 94 में आपने प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स बोला कि भाई कहाँ रखते हैं, जनरली आरओ में, एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं वेयर ग्रेटर देन 1/10 मेंबर रिसाइड बाय पासिंग एसआर इन जीएम। ये करने के बाद आप आ चुके थे सेक्शन 95, ये सब जो हम मेंटेन कर रहे हैं ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। फिर आप आ गए सेक्शन 96 जिसका नाम था एजीएम। एजीएम में आपने कहा फर्स्ट एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए था, और आरओसी को कोई पावर नहीं है फर्स्ट एजीएम के केस में टाइम पीरियड एक्सटेंशन का। फिर आपने कहा
कि सेक्शन 97 में एनसीएलटी बुलाएगा एजीएम, 98 में ईजीएम बुला सकता है एनसीएलटी। अगर आप सेक्शन 96, 97, 98 का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो 99 में पेनल्टी है। पेनल्टी कितनी थी? कंपनी और ऑफिसर्स को 1 लाख प्लस हर एक दिन के लिए 5,000 रुपए का फाइन था। सेक्शन 100 में हमने ईजीएम की बात की कि रिक्विजिशनिस्ट एप्लीकेशन देंगे बोर्ड को, जिस दिन एप्लीकेशन देंगे वहां से 45 डेज के अंदर बोर्ड जो है ईजीएम बुला लेगा। और अगर नहीं बुला पाया तो भैया रिक्विजिशनिस्ट खुद ईजीएम बुला लेंगे 3 महीने के अंदर। अगर उसके बाद अब आ गया नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन क्या था? नेक्स्ट सेक्शन था 101 नोटिस का। आपने कहा 21 डेज का क्लियर नोटिस देना होगा। और अगर आप एक्सीडेंटल ओमिशन कर गए, एक्सीडेंटली ओमिट हो गया, 2-4 लोगों को भी नहीं गया तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। लेकिन डेलिबरेटली जानबूझ के अगर एक मेंबर को भी आपने नोटिस नहीं भिजवाया तो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग थी वो इनवैलिड हो जाएगी। फिर आपने कहा कि अगर आपको डे ऑफ पोस्टिंग दिया हुआ है तो उसमें 24 डेज जोड़ के, अगर बाय पोस्ट नोटिस भेजा है तो 24 डेज जोड़ के आप डेट ऑफ मीटिंग कैलकुलेट कर ले रहे थे। और अगर बाय ईमेल आपने भेजवाया तो डेट ऑफ पोस्टिंग में 22 दिन जोड़ के आप डेट ऑफ मीटिंग कैलकुलेट कर रहे थे। फिर आप आ गए सेक्शन 102 में। 102 में आपने कहा कि अगर मैं किसी, अगर कोई, अगर चाहिए 4 लोग किसी कंपनी में है, प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर और उनके रिलेटिव, और वो अगर किसी दूसरे कंपनी में शेयर होल्डिंग रखते हैं 2% या उससे ज्यादा का, और तो अगर ये कंपनी उस दूसरे कंपनी के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है तो इनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा, अपना इंटरेस्ट बताना होगा। नहीं तो जो भी बेनिफिट दूसरी कंपनी ने इस कंपनी से उठाया है, क्योंकि भाई अगर मैं इस कंपनी में हूँ और उस कंपनी में हूँ तो मैं उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है मैंने अनडिसेंट ट्रांजैक्शन की और इस कंपनी को नुकसान पहुंचाया, तो उस केस में जो भी मैंने बेनिफिट डिराइव किया वो मुझे कंपनी को लौटाना होगा। और 50,000 रुपया और 5 गुना द बेनिफिट विच एवर इज हायर, उतना मुझे पेनल्टी लगेगी। तो पकड़ की पकड़, अब पकड़ की पकड़, अगर किसी कंपनी में 2% या उससे ज्यादा है तो ये बात एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जाएगा। इतनी बातें, इतनी कहानी अभी तक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हो चुकी है। आज कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 103 कोरम। नाम क्या बेटा? कोरम। सेक्शन 103 कोरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोरम। पहले कोरम होता क्या है सारे बच्चे पढ़े। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स who must be personally present at the meeting to validate the meeting. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, भैया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए मीटिंग में तो मीटिंग वैलिड होगी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर who must be, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर who must be personally present at the meeting to validate the meeting. मिनिमम कितने व्यक्ति पर्सन में चाहिए, पर्सनली कितने लोग आएंगे तो ही मीटिंग वैलिड होगी, इसी को बोलते हैं कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर who must be personally present at the meeting to validate the meeting is known as quorum. अगर कंपनी बेटा पब्लिक है तो आपको नंबर ऑफ मेंबर देखना है किस दिन, एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग के दिन नंबर ऑफ मेंबर देखना है कि कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो कोरम होगा। और अगर कंपनी प्राइवेट है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर आर्टिकल हायर नंबर ऑफ कोरम बोलता है तो फिर आपको हायर नंबर ऑफ कोरम चाहिए। याद करेंगे, 1 मिनट का समय, लाउड होइए, बोलिए कि अगर कंपनी में डेट ऑफ मीटिंग के दिन मेंबर की संख्या, पब्लिक कंपनी है, मेंबर की संख्या डेट ऑफ मीटिंग के दिन अप टू 1000 है, मान लो 900 मेंबर है तो कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए टू वैलिडेट द मीटिंग? 5। अगर ग्रेटर देन 1000 मेंबर है लेकिन अप टू 5000 है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। और अगर मेंबर की संख्या 5000 से ज्यादा है
तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम, और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। 1 मिनट का समय लाउड होइए, बोलिए और देखिए कोरम होता क्या है, कितने मिनिमम व्यक्ति चाहिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में बेटा। लाउड होइए, बोलना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट है कोरम में, बता देंगे भी आपको। पहले जनरल प्रोविजन पढ़ लेते हैं, पहले जनरल प्रोविजन पढ़ लो, उसके बाद एक अमेंडमेंट है, लिख देंगे हम यहाँ अमेंडमेंट। चलो बोलो, कंपनी पब्लिक है क्या? हाँ। किस दिन मेंबर की संख्या देख रहे हैं? डेट ऑफ मीटिंग के दिन क्या? हाँ। तो अगर कंपनी पब्लिक है और मेंबर की संख्या डेट ऑफ मीटिंग को अप टू 1000 है, 1000 मेंबर है, तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। अगर मेंबर की संख्या 1000 से ज्यादा है, अप टू 5000 है, तो कोरम बनाने के लिए कितने चाहिए मेंबर? 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। और अगर 5000 से ज्यादा मेंबर हैं तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। और अगर कंपनी प्राइवेट है, और अगर कंपनी प्राइवेट है तो 2 मेंबर विल फॉर्म द कोरम, 2 member will form the quorum. आगे बढ़िए। आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, अगर आर्टिकल इससे हायर कोरम बोल रहा है, आर्टिकल बोल रहे हैं कि नहीं 5 नहीं 7 मेंबर पर्सनली विल फॉर्म द कोरम when the number of member is 1000 up to 1000 on the date of meeting, तो उस समय क्या करेंगे हम? 7 ले लेंगे। आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, आर्टिकल जो है लार्जर कोरम प्रोवाइड करा सकता है, बता सकता है कि लार्जर कोरम चाहिए। आगे बढ़िए। प्रॉक्सी नॉट काउंटेड फॉर कोरम, प्रॉक्सी नहीं काउंट होता। प्रॉक्सी मतलब मान लो बेटा हम रिलायंस कंपनी के मेंबर हैं, मीटिंग में मुझे जाना था, हम नहीं जा पा रहे हैं तो मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, मेरे रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉक्सी। तो जो प्रॉक्सी वहां गया तो क्या वो कोरम की ये जो संख्या थी 5, 15, 30 इसमें काउंट होगा क्या? तो आंसर है नो, प्रॉक्सी नॉट काउंटेड फॉर कोरम, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होते, प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होते। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, क्या? However, authorized representative under section 112 and 113 will be counted as a quorum. लेकिन जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, सेक्शन 112 में और 113 में
वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रॉक्सी ही है, लेकिन दे विल फॉर्म द कोरम, मतलब दे आर गुड एज मेंबर। उनको कैसा समझते हैं? एज गुड एज मेंबर की तरह ही समझते हैं। तो जैसे मेंबर को पावर होता है वैसे ही पावर रिप्रेजेंटेटिव को सेक्शन 112 और बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव को 113 में मिलता है। दे आर एज गुड एज मेंबर। वो किसकी तरह होते हैं? 112 113 वाले रिप्रेजेंटेटिव किसकी तरह होते हैं बेटा? दे आर एज गुड एज मेंबर। दे हैव ऑल द राइट्स एंड पावर ऑफ द मेंबर। क्या उनको सारी राइट्स और पावर है क्या मेंबर वाले? आंसर इज यस। अब आपको याद आए 112 113, एक बार थोड़ा सा देखिए, दो सेक्शन यहीं पे साथ में निपटा लेंगे हम लोग। एक बार आप रिकॉल कीजिए तो 112 113 क्या था, फिर हम समझा दें। सेक्शन 112 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर है बेटा। आपकी कंपनी में मान लो शेयर्स किसने होल्ड किए? सीजी ने। सीजी मतलब प्रेसिडेंट ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किए, तो उसका वो कौन है? गवर्नर। तो भैया मुझे एक चीज बता बेटा, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स, मान लो मैंने कंपनी ले ली आरआईएल, आरआईएल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब भैया ये लोग तो बड़ी कंपनियां हैं, ये तो आप देखे होंगे अपनी शादी में भी, इनके शादी में, बच्चों की शादी में प्रधानमंत्री चले जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि तो क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं जा सकते क्या? बोला बेटा ये संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। दूसरा इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल ये है कि भाई द्रौपदी मुर्मू हर जगह तो नहीं चली जाएंगी, या स्टेट के गवर्नर तो नहीं चले जाएंगे कंपनी के मीटिंग के एजीएम में, तो वो कौन भेजेंगे? अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो 112 किसकी बात करता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कंपनी है आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका मेंबर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये कौन भेजेंगे? अपना रिप्रेजेंटेटिव। और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे? कंसिडर्ड, दे आर कंसिडर्ड एज गुड एज मेंबर। मेंबर की तरह होता है बेटा। तो सेक्शन 112 क्या था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर अगर जाता है मीटिंग में तो इवन की वो प्रॉक्सी है, लेकिन उसको मेंबर की तरह ही समझते हैं और वो कोरम में काउंट होगा। दूसरा 113, सेक्शन 113 क्या था बेटा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी में दूसरी कंपनी शेयर होल्डर हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है आरआईएल का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, उसमें मेंबर है मान लो टीसीएस या टाटा मोटर। तो ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट खुद आ जाएगा क्या? क्या टाटा उठ के आ जाएगा रिलायंस की मीटिंग में कि वो किसी को भेजेगा? भेजेगा। वो कौन कहलाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव। क्या वो भी एज गुड एज मेंबर है क्या? हाँ एज गुड एज मेंबर है, मतलब वो भी प्रॉक्सी है, लेकिन वो कोरम में काउंट होगा। तो क्या बोला? बोला कि जनरल प्रोविजन है कि प्रॉक्सी नॉट काउंटेड इन कोरम। प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? कि 112 में जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट गवर्नर का, और 113 में जो बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इवन की वो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रॉक्सी है, बट दे आर कंसिडर्ड गुड एज मेंबर। वो किसकी तरह ही समझे जाते हैं? एज गुड एज मेंबर्स। एज गुड एज मेंबर मतलब उनको क्या क्या अधिकार दिया तुमने? उनको तुमने मीटिंग में क्या क्या अधिकार दिया बेटा? तुमने उनको मीटिंग में क्या क्या अधिकार दिया? काउंटेड इन कोरम, कोरम में काउंट होंगे। वो खुद अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मेंबर की तरह है ना, तो वो खुद अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं।
वोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब अधिकार है 112 और 113 वाले रिप्रेजेंटेटिव को। क्या क्या अधिकार है? वो कोरम में काउंट होंगे, वो खुद का प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं, वो मीटिंग में बोल सकते हैं। जो बच्चे जनवरी 26 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और जो मुझसे पढ़े हैं, हम चाहते हैं कि आप ये जो रीस्टार्ट बैच है इसमें आप डेली 9 बजे मेरे साथ जुड़े और रिवीजन मेरे साथ एक बार करें। एक बार आप रिवीजन करेंगे पूरा लॉ का, आपको कोई टेंशन नहीं है। हर दिन आप मुझे सुबह का 1 घंटा दीजिए, लॉ का टेंशन मेरा होगा, लॉ का टेंशन हम लेंगे, लॉ का टेंशन आपको नहीं लेना। और इसी तरीके से अब आपकी सेल्फ स्टडी की घड़ी आई। अब हमारे पास अक्टूबर नवंबर फेस्टिवल वगैरह का पूरा एबनॉर्मल लॉस अगर हटा दें तो हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने पूरा फुल फ्लेज रिवीजन को मिल रहा है। 3 महीने अगर किसी को रिवीजन का मिल रहा है तो आराम से बोथ ग्रुप पास हो सकता है। एक स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी क्या है कि हर दिन हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे। जैसे थ्योरी पेपर है, आपको थ्योरी पेपर की खासकर बात बोले तो जैसे लॉ है, ऑडिट है, एसएम है, ये आप हर दिन 1-1 घंटे भी पढ़ेंगे हर दिन, लेकिन हर दिन डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे तो आपका ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर है उनको 2-2 घंटे पढ़िए। जैसे 2 घंटे एडवांस अकाउंट्स, 2 घंटे कॉस्ट, 1 घंटे एफएम और 2 घंटे डीटी। तो 2 घंटे अकाउंट, 2 घंटे कॉस्ट, 2 घंटे डीटी, 6 घंटे हुए, 1 घंटा एफएम हो गया 7 और 1 घंटा लॉ 8, 1 घंटे 9 ऑडिट और 1 घंटे आपका एसएम। 10 घंटे भी अगर आप इफेक्टिवली पढ़ जाएं और 3 महीने पढ़ जाएं, इफेक्टिवली पढ़ जाएं और अगर 3 महीने पढ़ जाए, आपको बोथ ग्रुप पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। लेकिन ये करना होगा, सिर्फ प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। ये चीज हमें एग्जीक्यूट करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तो हम आराम से बोथ ग्रुप निकाल के लेके जाएंगे जनवरी में। 10 घंटे हर दिन पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप जिस दिन आए थे इसी कोर्स में उसी दिन आपको पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा। और बहुत विधिवत एक बार एकदम बैठिए, एक अपना डिटर्मिनेशन बनाइए कि मुझे जनवरी 26 में बोथ ग्रुप इंटर पास करना है और इसके लिए मैं हर दिन 10 घंटे पढ़ूंगा। एक चीज मुझे बताओ, आउट ऑफ 24 आवर्स जब हम केवल स्टूडेंट है, पढ़ना ही काम है, तो 10 घंटे हम नहीं पढ़ सकते। बाकी अब 10 घंटे में सोना खाना तो कीजिए, 4 घंटे और भी वेस्ट हुए इधर उधर, तो भी फिर भी अगर आप 10 घंटे भी अब इफेक्टिवली निकाल लेंगे बेटा तो आपका निकल जाएगा बोथ ग्रुप। 1 घंटे मुझे दीजिए लॉ का डेली, पूरा लॉ हम कराएंगे रिवीजन, ये मेरा काम है। लॉ का टेंशन हमेशा से फाउंडेशन हो या इंटर हो हमेशा हम लेते हैं। आप मेरी बात सुनिए और मुझे फॉलो कीजिए, बढ़े आगे। चल, तो जो क्या बोला, प्रॉक्सी जो है वो कोरम में काउंट नहीं होते, लेकिन सेक्शन 112 और 113 वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर एज गुड एज मेंबर, मतलब वो मेंबर की तरह ही है, तो वो कोरम में काउंट होंगे। वो खुद का प्रॉक्सी भी रख सकते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं और वो जो है मीटिंग में बोल भी सकते हैं। आगे बढ़े। quorum shall not be present only at the commencement of the meeting. कोरम केवल मीटिंग के स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, जब जब बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है तब तब कोरम चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत के बस आधे घंटे में कोरम आया और उसके बाद मुंह दिखला के चला गया कि चलो भाई मीटिंग स्टार्ट कर लो, मीटिंग वैलिड होगी क्योंकि कोरम आया है, और चला गया। मान लो जिस समय हम रेजोल्यूशन पास कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा था, उस समय था ही नहीं कोरम, तो फिर मानेंगे कि कोरम है ही नहीं। कोरम shall be present not only at the commencement of meeting but also while transacting business, यानी कोरम shall be present throughout the meeting. कोरम should be present within half an hour from start. जैसे मीटिंग स्टार्ट होने का मान लो 10 बजे आपने बुलाया, 10:30 बजे तक कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब स्थगित अंडर सेक्शन 116। एक और सेक्शन आया है
अगर अगर मीटिंग स्टार्ट होने के हाफ एन आवर के अंदर कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी 116 में। एडजर्न मीटिंग विल बी कंडक्टेड एंड कॉल्ड बाय बोर्ड। एडजर्न मीटिंग जो है वो कंडक्ट और बुलाएगा कौन? बोर्ड बुलाएगा। अदरवाइज मीटिंग विल बी हेल्ड, अगर आप नहीं बुला रहे हैं तो मीटिंग सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मान लो आज ट्यूसडे है, तो आज अगर मीटिंग एडजर्न हो गई तो नेक्स्ट वीक में इसी जगह इसी टाइम मीटिंग होगी, इसी दिन नेक्स्ट वीक में। इन द एडजर्न मीटिंग एडजर्न हो गई, स्थगित हुई। क्यों? क्योंकि मीटिंग के आधा घंटा में कोरम आया नहीं तो मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई। इफ इन द एडजर्न मीटिंग इफ नो कोरम इज स्टिल प्रेजेंट, मीटिंग एडजर्न हो गई, स्थगित हो गई कि भाई अगले सप्ताह में इसी दिन इसी टाइम इसी जगह मीटिंग होगी, और उस दिन भी कोरम नहीं आया। इफ इन द एडजर्न मीटिंग इफ कोरम इज स्टिल not present within half an hour, member present at meeting will be considered as quorum। एडजर्न कर दिया मीटिंग, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो एक से ज्यादा मेंबर थे, जितने थे उसी को कोरम मान के फूल माला पहना के मीटिंग करा लेंगे। रीजन फॉर एडजर्नमेंट, क्यों मीटिंग एडजर्न कर रही थी आपने? मीटिंग एडजर्न कराने का रीजन क्या था? नो कोरम, एजीएम था, कोरम नहीं आया तो एडजर्न करा दीजिए। नेक्स्ट वीक में सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे को मीटिंग बुला लीजिए। और ईजीएम था और कोरम नहीं आया, और ईजीएम बुलाया किसने था? रिक्विजिशनिस्ट ने। इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2, रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई थी। भाई सुनो, खुद ही रिक्विजिशनिस्ट हम एप्लीकेशन देके बोल रहे एजीएम बुलाओ, ईजीएम बुलाओ, ईजीएम बुलाओ। बोर्ड ने नहीं बुलाया तो हमने खुद ईजीएम बुलाया, और हम खुद ईजीएम बुलाए और कोई नहीं आया तो अब ये कैंसिल होगी, एडजर्न नहीं होगी, क्या होगी? कैंसल्ड। याद रखिएगा, ये पूछता है आईसीआई कि अगर ईजीएम बुलाया और उस दिन रिक्विजिशनिस्ट ने ईजीएम बुलाया और अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि ये क्या बात है, आप खुद ही बोल रहे हैं ईजीएम बुलाओ, ईजीएम बुलाया, आपने खुद ही बुलाया ईजीएम मेंबर्स को आओ, और फिर भी कोई नहीं आया तो कैंसिल। और अगर मीटिंग एडजर्न हुई थी अनफिनिश्ड बिजनेस के कारण, मतलब हमने बिजनेस में एजेंडा, हम अपने मीटिंग में एजेंडा रखे थे ये करेंगे, कुछ बिजनेस अनफिनिश्ड रह गया तो हमने मीटिंग क्या कर दी बेटा? एडजर्न कर दी। तो एडजर्न मीटिंग कब होगी? तो एज पर बोर्ड डिसीजन, जब बोर्ड डिसाइड करेगा तब। और अगर बोर्ड नहीं डिसाइड किया तो फिर वही अगले सप्ताह में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। इस डायग्राम को थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेके सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे 1 मिनट का यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए कि अगर मीटिंग एडजर्न हुई थी तो रीजन ऑफ एडजर्नमेंट क्या था? कोरम नहीं आया था कि अनफिनिश्ड बिजनेस था? कोरम नहीं आया था तो एजीएम एडजर्न होगा नेक्स्ट वीक में सेम टाइम प्लेस डे में। और अगर ईजीएम आप रिक्विजिशनिस्ट ने ईजीएम बुलाया और कोरम नहीं आया तो भैया कैंसिल हो जाएगी मीटिंग। और अगर अनफिनिश्ड बिजनेस है तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कब एडजर्न किया जाए। बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा तो अगले सप्ताह में सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे।
हो गया बेटा, समझ गए? मीटिंग एडजर्न हुई थी। एडजर्न होने का रीजन क्या था? एडजर्न होने का रीजन था कोरम नहीं आया था। तो कोरम नहीं आया, और अगर आपने एजीएम को एडजर्न कराया तो नेक्स्ट वीक में इसी दिन इसी समय इसी जगह में मीटिंग होगी। और ईजीएम अगर एडजर्न हुआ है, रीजन क्या है? रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई, कोरम नहीं आया, तो कैंसिल होगा ईजीएम। कैंसिल्ड 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 कैंसिल। और अगर अनफिनिश्ड बिजनेस था और मीटिंग कैंसिल हुई है तो बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड नहीं डिसाइड करता है तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल नॉट बी काउंटेड इन कोरम। ध्यान से, प्रॉक्सी भी काउंट नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी काउंट नहीं हुआ, बट इफ दे कैन वोट दे विल बी काउंटेड इन कोरम। जब वो वोट करेंगे तो वो काउंट होंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली कोरम में नहीं काउंट होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर आए थे। लेकिन अगर उनको वोटिंग राइट था, आपको याद है ना, अगर 2 साल का क्यूमुलेटिव डिविडेंड था अनपेड तो उनको वोटिंग राइट दे दिया था। तो अगर आपने उनको वोटिंग राइट दिया और वो वोट कर रहे हैं तो कोरम में काउंट होंगे। यही सब ट्रिक है। अब इसी पे अप्लाई करके वो कैसे स्टडी बना देगा, बच्चा बोलेगा कि पता नहीं कितना टफ क्या क्या था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कोरम में काउंट होता है, लेकिन जब उनके इंटरेस्ट का बिजनेस है और वो वोटिंग कर रहे हैं उस समय वो कोरम में काउंट होंगे। बात खत्म। आरआईएल है, उसके मेंबर टीसीएस है, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। आरआईएल का मेंबर टीसीएस और टाटा मोटर्स है, दो बॉडी कॉर्पोरेट। वो दोनों ने इलेक्ट किया, एक आदमी को भेज दिया। वो एक आदमी माना जाएगा कि दो दो, क्योंकि वो दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीसीएस को और टाटा मोटर्स को। क्या बोला? रिलायंस कंपनी का मेंबर, दो कंपनियां हैं, एक है टीसीएस दूसरा है टाटा मोटर्स। उन्होंने रिप्रेजेंट किया उन्होंने इलेक्ट किया अपना एक रिप्रेजेंटेटिव। तो आदमी एक आया है लेकिन वो दो बॉडी कॉर्पोरेट को दिखला रहा है, तो उसको कितना काउंट करेंगे? दो मेंबर, दो मेंबर। 3 डेज नोटिस पर एडजर्न मीटिंग के लिए 3 दिन पहले आपको एडजर्न मीटिंग एडजर्न हुई है तो 3 दिन पहले नोटिस भेज के बताना है मीटिंग के बारे में, कहाँ होगी कब होगी। नोटिस नोटिस कैसे भेजवाएं? इंडिविजुअली भेजवाइए, नहीं तो न्यूज़पेपर में डाल दीजिए, एक इंग्लिश और एक वर्नाक्यूलर, और कंपनी के वेबसाइट पे पब्लिश कर दीजिए कि इस दिन इस समय यहाँ पे एडजर्न मीटिंग होने जा रही है। इंडिविजुअली नहीं तो न्यूज़पेपर एक इंग्लिश और एक वर्नाक्यूलर, और कंपनी के वेबसाइट पे। एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे ही है, ये भी निपट गया। 116 क्या था? रिजोल्यूशन। 116 क्या है? एडजर्नमेंट का रिजोल्यूशन passed at adjourned meeting deemed to be passed at that day only। आज मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग अगले सप्ताह में हुई, तो एडजर्न मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होगा वो उसी दिन का माना होगा जिस दिन पास हुआ है, आज का नहीं माना जाएगा। इट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। रेट्रो मतलब बैक डेट से इफेक्ट नहीं है कि अगले वीक में होगा लेकिन आज का माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसी डेट का माना जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए। मान मीटिंग 20 जुलाई को थी, मीटिंग एडजर्न हो गई और 27 को बुलाई गई, 27 को रिजोल्यूशन पास हुआ, तो रिजोल्यूशन का डेट 20 मानेंगे कि 27? तो कहा 27। ये था सेक्शन 116। अभी आपने 4 सेक्शन पढ़ा। कोरम 103, 112 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, 116 एडजर्नमेंट। कोरम में एक अमेंडमेंट है, वो थोड़ा हम आपको कराना चाहते हैं। अमेंडमेंट है तो पूछने का चांस हो गया। कोरम में अमेंडमेंट है, यहाँ पे अमेंडमेंट। कोरम में कुछ अमेंडमेंट है,
कोरम। एक एग्जाम्पल से अमेंडमेंट को समझाया है, चलिए आप भी लिख लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट। अभी आपने देखा था बेटा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेंबर थे कौन कौन? टीसीएस और टाटा मोटर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कौन कौन मेंबर थे? टीसीएस और टाटा मोटर्स। वो उन दोनों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, दोनों ने एक आदमी को भेज दिया, रमेश तुम जाओ, टीसीएस को भी रिप्रेजेंट करना, टाटा मोटर्स को भी। रमेश आया तो रमेश हमें एक दिख रहा है कि दो? बोल रहे दो। उसी तरीके से बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसको कितना आप मान रहे हैं? 5 मेंबर। 5 बॉडी कॉर्पोरेट के मेंबर को आप कितना मान रहे हैं? 5। एक आदमी आया, वो 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाटा संपन्न को भी, टाटा मोटर्स को भी, टाटा सन्स को भी, ऐसे करके 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक आदमी आया 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हमें दिखा कितना? 5। लेकिन कोरम करते समय इसको 5 बोले कि एक और पर्सनली बुलाए, इसको एक माने कोरम में, और 5 और 4 और बुलाए तो कोरम हो सकता है वैलिड। बोला है हाँ, यही बात अमेंडमेंट है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है बॉडी 5 बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू 5 मेंबर, बात ठीक है। लेकिन कोरम के लिए हम इसको एक ही मानेंगे और एक और पर्सनली मांगाएंगे तो 2 होंगे तो कोरम वैलिड होगा, ये बात बोल रहा है। ठीक है, आपने कहा ना कि अप टू 1000 मेंबर है तो कितना कोरम चाहिए था पब्लिक कंपनी में? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, तो हम इसको 5 मेंबर मानेंगे। लेकिन कोरम के लिए एक और पर्सनली मंगा दो, 2 हो जाएंगे, तो हम इसको जो है 6 बोलते हुए कोरम बना लेंगे, ये बात अमेंडमेंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट 5 मेंबर कैन नॉट फॉर्म a quorum, cannot form a quorum by himself। ये कोरम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आदमी एक है, हाँ वो रिप्रेजेंट 5 को कर रहा है तो हम उसको एड गुजर्ड मेंबर और 5 मेंबर मानेंगे, लेकिन आदमी एक है तो एक और पर्सनली मंगा लो और मीटिंग करा लो तो 6 हो जाएगा, ये बात बोल रहा है। क्योंकि इन पर्सन तो एक ही दिख रहा है, तो कैन नॉट फॉर्म अ कोरम बाय हिमसेल्फ, but can do so if at least one more member is personally present। एक आदमी भेज दिया तुमने, वो 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसको 5 मानेंगे, लेकिन कोरम के लिए एक और बुला लो बस पर्सनली और मीटिंग करा लो। ये क्या अमेंडमेंट है। और एडजर्न मीटिंग होगी तो कितने मेंबर आने चाहिए? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। एक मेंबर कोरम एक ही जगह केवल पॉसिबल है अगर मीटिंग एनसीएलटी बुलाता है। याद है आपको बेटा सेक्शन 97 98? सेक्शन 97 और 98 में जब एनसीएलटी बुला रहा था एजीएम ईजीएम, और उस दिन अगर एक मेंबर आया था तो उसको हम क्या बोलते थे? कोरम। मान लो बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मेंबर को हम नहीं काउंट करते हैं वोट के लिए, लेकिन कोरम में वो काउंट होगा कि नहीं होगा? कोरम में काउंट होगा कि नहीं होगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आप वोट डालने से उसको मना करते हैं ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मेंबर को, ठीक है, वोट नहीं डाल सकता, लेकिन क्या वो कोरम में काउंट होगा? तो आंसर इज यस, वो कोरम में काउंट होगा। यस, वो कोरम में काउंट होगा।
नवरात्रि चल रहा है, सारे बच्चे थोड़ा माँ की आराधना कीजिएगा। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हुई है, तो थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग के कोर्स में थोड़ा सा गॉड ग्रेस भी बहुत जरूरी है। आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो 1 नंबर, उसके लिए गॉड ग्रेस जरूरी है। चलो, यही था अमेंडमेंट। क्या था कि रिप्रेजेंट, एक आदमी को भेज दिया हमने मिस्टर रमेश को, वो 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया वो 5 है, ठीक है, लेकिन कोरम के लिए एक और पर्सनली मेंबर हमें चाहिए, तो हम आराम से मीटिंग बुला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सेक्शन 103। कोरम इंपॉर्टेंट है, आईसीआई का फेवरेट सेक्शन है कोरम, आईसीआई का फेवरेट सेक्शन है कोरम। तो रिप्रेजेंटेटिव है, एक आदमी आया मिस्टर रमेश, वो 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीसीएस को, टाटा सन्स को, टाटा संपन्न को, टाटा मोटर्स को, विस्तारा को, लेकिन एक उसको 5 मान रहे हैं, लेकिन हमें कोरम के लिए एक मेंबर और पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, तो हम 6 बोल के और कोरम करा लेंगे, कोई दिक्कत। प्रॉक्सी काउंट नहीं होता है कोरम में, शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोरम में काउंट नहीं होता। एडजर्न हुई है अगर मीटिंग, और उस दिन जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उसी दिन का माना जाएगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव बैकडेट से कोई इफेक्ट नहीं है। ये हो गया था। आगे बढ़िए। चेयरमैन, सेक्शन 104 चेयरमैन। चेयरमैन बहुत तरीके के होते हैं बेटा एक कंपनी में, मैनेजमेंट चेयरमैन, शेयर होल्डर्स मीटिंग चेयरमैन, स्टेक होल्डर मीटिंग का चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन। बोर्ड का चेयरमैन जो बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग में होता है, कमेटी मीटिंग बहुत सारी, ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, कंप्लायंस कमेटी, शेयर होल्डर, पता नहीं कितनी कमेटियां। हमें पढ़ना है यहाँ पे शेयर होल्डर्स मीटिंग का जो चेयरमैन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं जो शेयर होल्डर्स मीटिंग का चेयरमैन है। अब शेयर होल्डर की मीटिंग एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग बहुत सारी होती हैं, तो हम इस चेयरमैन की बात कर रहे हैं। ये 104 में आएगा। हु विल बी द चेयरमैन? कौन होगा चेयरमैन? पहला जिसको आर्टिकल बोल देगा, पहला जिसको आर्टिकल बोल देगा, एज स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग में इलेक्ट द चेयरमैन अमंग देमसेल्फ बाय वोटिंग बाय मींस ऑफ शो ऑफ हैंड। और नहीं तो हम सब मीटिंग में आए और बोले भाई चेयरमैन, चलो हम लोग जो है मिस्टर सुरेश को चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। जो भी लोग इसके पक्ष में है कि मिस्टर सुरेश शुड बी द चेयरमैन, शुड रेज देयर हैंड, तो वोटिंग हमने शो ऑफ हैंड से करा ली। अब जितने मीटिंग में आए हैं, अगर मेजोरिटी ने सुरेश को चेयरमैन बोल दिया तो दूसरा तरीका, पहला तरीका आर्टिकल बोलेगा, दूसरा तरीका मीटिंग में अपॉइंटेड एज अ रिजल्ट और पोल। अगर पोल डिमांड हुआ और पोल में कोई और व्यक्ति हो गया तो वही व्यक्ति फिर चेयरमैन होता है मीटिंग का। इफ अ पोल इज डिमांडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन चेयरमैन एंड सम अदर पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ पोल, हमने शो ऑफ हैंड से मीटिंग की शुरुआत में शो ऑफ हैंड से सुरेश को अपॉइंट कर लिया, लेकिन प्रॉक्सीज आए और प्रॉक्सी ने डिमांड कर दिया पोल की हम पोल से अपॉइंट करेंगे, तो अगर पोल डिमांड हुआ और पोल में सुरेश नहीं अपॉइंट, पूरे सुरेश को कोई पोल में वोटिंग नहीं हुई, इस बार रमेश को हो गई, तो रमेश विल बी द चेयरमैन। चेयरमैन इज द अथॉरिटी हु डिसाइड्स ऑल द क्वेश्चन रेज्ड इन द मीटिंग। कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे मीटिंग में, ये कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन। ये कौन होता है? चेयरमैन मस्ट बी important and take care, important की independent, must be independent, स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए और फेयर डिसीजन देना चाहिए। He has additional power of casting vote, उसको एक और अधिकार है कास्टिंग वोट का। कास्टिंग वोट मतलब सेकेंड वोट। मान लो मेंबर के रूप में एक तो वोट कर सकता है और चेयरमैन के रूप में। मान लो वोटिंग हुई और वोट में इक्वल वोटिंग हो गई, पक्ष में जितने लोग हैं उतने ही लोग भी पक्ष में हैं, तो चेयरमैन को कास्टिंग वोट का अधिकार है, सेकेंड वोट, वो जिसको वोट दे देगा उसके पक्ष में आ जाएगा रिजल्ट। He has
एडिशनल पावर ऑफ कास्टिंग वोट, उसको एडिशनल पावर है कास्टिंग वोट का। मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन, ये जो है मीटिंग में डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कंटेंट ऑफ मिनट्स, मिनट्स में क्या लिखा जाएगा। मिनट्स क्या होता है बेटा, समरी, जो भी मीटिंग में प्रोसीडिंग वगैरह हुई उनको समराइज करके हम लोग मिनट्स में लिखते हैं। तो मीटिंग में क्या कंटेंट जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या डिफामेटरी था, क्या बेकार था, क्या नहीं जाएगा, जाएगा, ये डिसाइड करने का अधिकार चेयरमैन को है। एंड ही साइन द मिनट्स विद इन 30 days फ्रॉम मीटिंग। जब मिनट्स बन जाएगा, मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाना है, मीटिंग के 30 दिन के अंदर मिनट्स बन जाना चाहिए। तो मिनट्स पे कौन साइन करेगा, चेयरमैन। मिनट्स पे कौन साइन करेगा बेटा, चेयरमैन। he signed the minutes within 30 days from meeting, मीटिंग के 30 दिन के अंदर, क्योंकि 30 दिन के अंदर मिनट्स बन जाना चाहिए। मिनट्स बन जाएगा तो चेयरमैन साइन कर देगा। नेक्स्ट सेक्शन प्रॉक्सी 105 पढ़ेंगे सारे बच्चे एक बार प्रॉक्सी जो लिखा है बोर्ड पे, फिर हम समझाएंगे प्रॉक्सी। Proxy means representative appointed by member to attend and vote on his behalf in a general meeting। हम नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे बदले जिसको भेजेंगे वो मीटिंग में जाएगा और वोट करेगा। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कौन है भैया, हम नहीं आ पा रहे, हम अपनी जगह किसी आपको भेज दिए। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मीन्स representative appointed by member to attend and vote on his behalf in general meeting। मीटिंग में हम नहीं जा पा रहे हैं, मैंने आपको भेजा कि आप जाओ मेरे बिहाफ में, मेरे बदले मीटिंग अटेंड करो, वोट करो। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसको इनबिल्ट पावर है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती है मेंबर को। लेकिन जो गारंटी कंपनियां हैं वहां अगर आर्टिकल बोलेगा कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं तो ही कर सकते हैं। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स को इनबिल्ट पावर है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स को इनबिल्ट पावर है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर गारंटी कंपनियां हैं तो आर्टिकल बोलेगा तो कर सकते हैं। कंडीशन, प्रॉक्सी पे क्या क्या आपने प्रॉक्सी को पावर क्या दिया है, पावर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। ये कोई पावर है,
आपने जब उसको भेजा है कि जाओ मेरे बिहाफ में काम करो, बोले बड़ा बड़ा उसको पावर है। दूसरा, मीटिंग अटेंड करेगा, वाह ये भी पावर है। तीसरा, पोल डिमांड कर सकता है, पोल डिमांड कर सकता है, और अगर पोल हो रहा है तो वोट कर सकता है। पावर देखिए, पावर देखिए, मेंबर के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करेगा, पोल डिमांड कर सकता है, अगर पोल डिमांड हुआ तो वोट कर सकता है, मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, पोल डिमांड कर सकता है, और अगर पोल डिमांड हुआ तो वोट कर सकता है। ये पावर। अब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट, आईसीआई का फेवरेट है प्रॉक्सी का रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन, पहला रेस्ट्रिक्शन, कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड। मतलब जो प्रॉक्सी है बेटा वो केवल पोल अगर हुआ है, पोल में वोटिंग हो रही है तो ही प्रॉक्सी पोल में वोटिंग करेगा, शो ऑफ हैंड से वोटिंग का अधिकार नहीं है। दूसरा, कोरम में काउंट नहीं होगा, अभी आपने पढ़ा था 103 में कि प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन डिस्कशन, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, मतलब गूंगा है क्या? बोले हाँ गूंगा बन के रहना है, केवल अगर पोल डिमांड हुआ है तो ही वोटिंग करेगा। तो पहला, शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं करेगा, कोरम में काउंट नहीं होगा, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, बोलना नहीं है, कैन नॉट ई वोटिंग, ई वोटिंग का अधिकार नहीं है, चेयरमैन के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता, सब प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, और 1 पर्सन रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम कितना, 50% और मैक्सिमम शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर ऑफ 10%। मान लो हम प्रॉक्सी अपॉइंट हुए तो हम कितने लोगों के प्रॉक्सी हो सकते हैं, 50, या हम कितना वोटिंग पावर वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10%। रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकता, कोरम में काउंट होगा नहीं, डिस्कशन में बोल नहीं सकता, चेयरमैन अपॉइंट हो नहीं सकता, सब प्रॉक्सी अपॉइंट कर नहीं सकता, और एक व्यक्ति मैक्सिमम 50 लोगों को या जो जिनके पास 10% वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 105 एंड 112, वो 105 में प्रॉक्सी है और 112 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, 113 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। इनमें अंतर क्या है? आपने कहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 112-13 वाले, दे आर एज गुड एज मेंबर, मतलब उनको ज्यादा पावर्स था। देखिए एक बार डिफरेंस के फॉर्म में हमने किया है। सेक्शन 105 क्या है बेटा? प्रॉक्सी। सेक्शन 112-13 क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर और बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव। एक बार आप देखिए, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट कंसिडर्ड एज मेंबर, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की तरह कंसिडर नहीं किया जाता, उसको मेंबर वाले सारे राइट नहीं है। हियर रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज गुड एज मेंबर, वहां रिप्रेजेंटेटिव एज गुड एज मेंबर की तरह है, उसको वो सारे अधिकार है जो मेंबर को है। शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं कर सकता प्रॉक्सी, रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। ये डिस्कशन में बोलता नहीं है, वो बोल सकता है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम 50 मेंबर और 10% ऑफ शेयर कैपिटल वोटिंग पावर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर बॉडी कॉर्पोरेट। ये MGT 11 सबमिट करते हैं, फाइल करते हैं फॉर्म MGT 11 बिफोर 48 आवर फ्रॉम जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से 48 घंटे पहले उनको एक प्रॉक्सी फॉर्म जमा करना होता है, प्रॉक्सी फॉर्म है MGT 11, और ये कोरम में काउंट नहीं होते। उनको ऐसा कोई नो फॉर्म रिक्वायर्ड, उनको कोई ऐसा फॉर्म नहीं चाहिए, उनको केवल क्या चाहिए? रिटन नॉमिनेशन, मतलब प्रेसिडेंट रिटन में नॉमिनेट करेंगे कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर या बॉडी कॉर्पोरेट रिटन में नॉमिनेशन देंगे। ये कोरम में काउंट नहीं होते, ये होते हैं। तो 3 तो यही है, ये कोरम में काउंट नहीं होते, वो होते हैं। ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो करते हैं।
ये वोटिंग नहीं करेंगे, वो वोटिंग करेंगे। ये गुड एज मेंबर नहीं है प्रॉक्सी, वो हैं। इनको एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना होता है MGT 11 48 आवर बिफोर मीटिंग, उनको नहीं करना होता, केवल रिटर्न नॉमिनेशन। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बेटा। प्रॉक्सी का रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंस आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये केस स्टडी में पूछ सकता है कि भाई प्रॉक्सी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर या प्रेसिडेंट या बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म क्या है बेटा? MGT 11 कितने घंटे पहले सबमिट करना होता है मीटिंग के? 48 आवर्स। आगे बढ़िए। मेंबर्स फाइल प्रॉक्सी फॉर्म इन MGT 11 48 आवर बिफोर द मीटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस। आर्टिकल कुछ और नहीं बोल सकता। प्रॉक्सी डिड नॉट बी अ मेंबर, प्रॉक्सी मेंबर होना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8। इंपॉर्टेंट, सेक्शन 8 प्रॉक्सी मेंबर होना जरूरी नहीं है। हम मेंबर है रिलायंस के, मैंने आपको भेज दिया कि बेटा जाओ तो रिलायंस की मीटिंग में, तो क्या आप रिलायंस के मेंबर है? बोल नहीं। तो प्रॉक्सी को मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है और आपको मीटिंग में जानी है, आप नहीं जा रहे, आप किसको भेज रहे हैं? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी भी मेंबर होना चाहिए। आगे बढ़िए। एवरी मेंबर हैज द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। सारे मेंबर को अधिकार है कि एवरी मेंबर हैज राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, सारे मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। इट इज रिटन इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, अदरवाइज फाइन ऑफ 5000 विल बी इम्पोज्ड। सारे मेंबर को अधिकार है कि प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये नोटिस में लिखा होना चाहिए कि आप अपॉइंट कर सकते हैं। नहीं लिखा है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं, कर दिए तो 5000 का जुर्माना। A member is entitled to inspect the proxy lodged by giving not less than 3 days prior notice. अगर मुझे इंस्पेक्शन करना है प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह का, तो 3 दिन पहले बताना होगा। Inspection period will begin 48 hours before meeting and end with the conclusion of meeting during business hour. जिस दिन मीटिंग स्टार्ट होगी वहां से 24 घंटे पहले से इंस्पेक्शन शुरू होगा और मीटिंग खत्म होते ही इंस्पेक्शन भी खत्म। सेक्शन 106 है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग। This section indicates supremacy of article and specified that article may provide. आर्टिकल बोल सकता है कि नो वोटिंग राइट आर अलाउड टू द मेंबर इन केस। आर्टिकल चाहे तो आपके वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है 2 केस में। पहला केस, कॉल्स ऑन शेयर्स आर अनपेड। कॉल्स हैं आपके, आपको कॉल किया गया है कि पे करो पैसा और वो अनपेड है, नहीं पे किया है आपने, और कंपनी ने एक्सरसाइज किया है राइट ऑफ लियन, आपके शेयर्स को जब्त किया है। अगर कंपनी ने आपके शेयर को जब्त कर लिया है, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया है, या आपका कॉल है ऑन शेयर्स अनपेड, तो ये 2 वोटिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, वोटिंग का अधिकार खत्म। कॉल्स ऑन शेयर अनपेड है और कंपनी ने आपके शेयर्स पे क्या एक्सरसाइज किया? लियन, जब्त किया। In case of joint holders, vote of senior will be considered. Seniority will be determined on the basis of order of name appearing in register of member. वोटिंग के सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। वोटिंग का सेक्शन है 107, 8, 9, 10, ये कल पढ़ेंगे,
आज आप प्रॉक्सी तक की बातों को कंक्लूड कीजिए। जितने क्वेश्चन आईसीआई में दिए हुए हैं कोरम, प्रॉक्सी, चेयरमैन के, वो आज कर लेना है। क्या बोला कि मान लो ज्वाइंट होल्डर्स हैं, रमेश, महेश, सुरेश, तीनों मिल के शेयर होल्ड किए हैं, तो और तीनों आ गए मीटिंग में, तो किसका वोट काउंट किया जाएगा? सीनियर का। किसका वोट काउंट किया जाएगा? सीनियर का। बोल रहे सीनियर कौन होगा? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में सबसे पहले आया होगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर में हमने मान लो नाम लिखा है रमेश, सुरेश, महेश, तीनों ज्वाइंट होल्डर्स का, तो रमेश सीनियर मेंबर है, नोटिस भी उसको जाएगी, वो वोट भी डालेगा, सब कुछ का अधिकार उसी को होगा। तो ये था आपका कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी। बहुत सारे प्रोविजन है तीनों सेक्शंस के अंदर। आज आपका काम है कि आईसीआई में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कोरम, प्रॉक्सी और चेयरमैन की, उनकी प्रैक्टिस करनी है। हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे बड़े चैप्टर को हमने रिवीजन में स्टार्ट किया है बेटा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां से शुरू कीजिए। आप भी मेरे साथ रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, कैसे लॉ का रिवीजन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और नहीं करेंगे तो फिर अपना समझिएगा लास्ट टाइम में लॉ याद नहीं होगा। मेरे साथ बने रहिए, शुरू से करते रहिए, मेरा टेंशन है, नहीं कीजिएगा तो पूरा आप ही का टेंशन होगा, हम क्या कर पाएंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, 15, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 8, 11, 12 और 15, 8, 11, 12 और 15, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12 और 15 आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आईसीआई के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जाइए, ये 3 सेक्शंस को पढ़ के और उनके क्वेश्चन पढ़िए, ये सब पास्ट ईयर क्वेश्चन है, और इनको पढ़ के देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको प्रोविजन समझ में आया है तो आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12 और 15 बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं दोनों ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ के और तुरंत से क्लिक नहीं हो रहा है कि ये है प्रोविजन, तो गड़बड़ी है, फिर से पढ़िए प्रोविजन। और चलिए फिर कल मुलाकात होगी आपसे। कल के दिन में MWF में हम लोग जो है वो अर्ली बर्ड शुरू कर रहे हैं, तो वहां एक चैप्टर स्टार्ट होगा। आपका काम है आप डेली आइएगा, 9 बजे से एक दिन रीस्टार्ट बैच करके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा, और वहां हमें दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। डेली आप बने रहिए। आप 3 महीने तक 1 घंटे मुझे डेली दीजिए। अगर लॉ में एग्जाम्शन नहीं आया तो आप जो बोलिए, और अगर आप ये पूरा कोर्स लॉ का, ये हैंड रिटन नोट्स, बुक्स वगैरह हम लोगों की खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है आपको, उस पर कॉल कीजिए। मात्र 1100 रुपए में पूरा लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 1100 रुपए में आपको पूरा लॉ कंप्लीट। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय, इसी जगह। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। आईसीआई एग्जामिनेशन पास करने का एक ही फंडा है, कंटिन्यूटी एंड लेबर। मेरा अपना चैनल भी है सहज CA by CA आरती, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा। और फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं हम लॉ का, मात्र 750 रुपए में फाउंडेशन का कोर्स भी लॉ का उपलब्ध है। तो 11 बजे से डेली यूट्यूब पे क्लास भी होती है, और अभी तो लाइव जा रहा है सब, और परचेज कर लें और एकदम फायदा उठाएं, पास हो, जल्दी CA बने। माँ भगवती कृपा बनाए रखे सारे बच्चों पे। हैप्पी नवरात्रा।
खुश रहें। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।